नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। आज चर्चा बजट पे, और बजट के साथ ही चर्चा इस पर भी होगी कि चुनाव है, खास करके बिहार में है, चुनाव दिल्ली में है। तो इस बजट में चुनाव के बेला में खासकर ध्यान रखा गया है बिहार का। तो क्या इसे चुनावी बजट कहा जाए तो क्या गलत नहीं होगा ऐसा कहना? इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चार वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं। शंभू भद्र जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। फॉर्मर आईआरएस हैं, विनोद सिंह जी हैं। इसके साथ मार्केट के एक्सपर्ट नीतीश मिश्रा जी, और डीयू में पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं रचना प्रसाद। आप चारों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और हम नीतीश जी आपसे शुरुआत करते हैं। नीतीश जी, मार्केट का जो मामला है ये लेकर के बजट का, आप ये देखें कि ये जो बजट है इसका फॉरेन कंट्री से जिस तरह से मनी निकाला गया है, खास करके 94,000 करीब, जो आंकड़ा हमारे पास है 94,000 करोड़, 94,000 करोड़ रुपया सिर्फ अक्टूबर महीना में निकला है। फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने देश से पैसा निकाला है। बजट पेश है, बजट घाटे का है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं जिस तरह से पैसा निकाला है रिकॉर्ड लेवल पे, इसका बजट पे जो जिस तरह से लाखों का जो बजट है, सरकार ने जो बजट तय किया है कि इतना लाख करोड़ खर्च करेंगे अलग अलग मद में, इसका क्या असर आप देख रहे हैं? मनी का डिवोल्यूशन हुआ है, और इस मौके पे जो जिस तरह से पैसे निकाले गए हैं 94,000 करोड़, इसको कैसे देखते हैं आप? सर, अगर एफआईआई की अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट ओवर टाइम एक्शंस अपने लेती रहती है, जिसमें एफआईआई कोई नई बात नहीं है। जो इन्होंने फर्स्ट टाइम अपने मनी विड्रॉ किए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप एनालिसिस करेंगे तो वो फ्रॉम लास्ट 1 ईयर से ये विड्रॉल एफआईआई का कंटिन्यू है। उसी के रिगार्डिंग आप देखेंगे, पीछे गवर्नमेंट ने लगभग $100 बिलियन का जो फॉरेन इनका रिजर्व था वो इन्होंने रिलीज किया था, जिससे जी। डॉलर के अगेंस्ट रुपीस को स्टेबल किया जा सके। तो वो कंटिन्यू है। उनको हम्म। जहां इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जहां रिटर्न अच्छा नहीं, मिलता है। कंटिन्यू है, मगर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? ऐसा कहा जा रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर ने के सामने ओवर वैल्यूड, उनका कहना ओवर वैल्यूड किया गया था। जो कारपोरेट इनकम है यहाँ से वो ओवर वैल्यूड था। और जो डॉलर की कीमत बढ़ी है, चाइना का जो मार्केट है वो फिर से मजबूत हुआ है। ये सब भी चीज इसमें कंट्रीब्यूट किया है पैसे को विड्रॉ करने में। इन्वेस्टर का चार्म खत्म हुआ है। तो ये क्या सीरियस चीज नहीं है इकोनॉमी के लिए? अरे इतना सीरियस अगर नहीं है, अगर देखेंगे तो पिछले 3-4 साल में, स्पेशली कोविड के बाद, तो इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत हाइप पे था। तो ये लगभग 20-30% जो करेक्शन था वो एक्सपेक्टेड था। आप किसी से भी आप हम्म। मार्केट एक्सपर्ट से आप देखेंगे तो वो जनरली लोगों का यही है, 20-30% हाँ, एक्सपेक्टेड जो मार्केट करेक्शन था वो होना ही था। ओके, जिस अकॉर्डिंग ठीक है। पीछे बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे ग्रो किए हैं जिसका कोई फंडामेंटल नहीं है। तो कुछ जो करेक्शंस स्पेशली लगना था, जैसे आप अडानी के कुछ शेयर्स ले लीजिए, जिसका कोई हम्म। बेंचमार्क नहीं है, कुछ फंडामेंटल्स नहीं है। इवन कुछ कंपनीज के स्टॉक तो इस बेसिकली सेंसिटिव तरीके से मूव हुए हैं, जिसमें आपके ग्राउंड लेवल पे कोई ऑपरेशंस नहीं है, जिसमें ग्रीन एनर्जी एनर्जी और बाकी कुछ कंपनीज हैं इससे रिलेटेड। तो जिसका कोई मेजर ऑपरेशंस नहीं था, बट स्टिल एक मार्केट हाइप में वो मूव हुआ। अब उसी का बेनिफिट आप देखेंगे, जो कई आईपीओज आई जो बाद में पब्लिक के लिए अल्टीमेटली लाइटमेयर साबित हुआ। आप देख सकते हैं पेटीएम का, और भी मैनी मोर आईपीओ बीच में आई थी, जिसका एक हाइप के अकॉर्डिंग वो निकल गई हाइप में, मार्केट हाइप में। तो उसी का करेक्शन जो था 20-30% का करेक्शन एक्सपेक्टेड था। तो जो एफआईए ने विड्रॉल स्टार्ट किए, वो ऑलरेडी अपना रिटर्न्स बना चुके थे। उनको अपना ओवर अ टाइम पीरियड जहां उनको लगता है कि वो अपना विड्रॉ करके दोबारा चाइना में अगर कुछ स्टेबिलिटी आई है, जिस नहीं, अकॉर्डिंग। इस पे ठीक है, चलिए। विनोद विनोद सिंह जी से इस पे ही उनकी राय लेते हैं। विनोद सिंह जी, आपका क्या राय है जो जिस तरह से 96,000 करोड़ रुपया निकला है, और इसके बिल्कुल ठीक। मैं खुद नीतीश बोला। जी जो कारण बता रहे हैं, उससे आप एग्री करते हैं? और इसके साथ ही एक और सवाल भी है। वो सवाल ये कि सरकार जो फिस्कल डिफिसिट है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए? बिल्कुल ठीक। मैं आप इस एक पर खुद आईएएस ही रहे हैं तो बोलना। आप इसमें बता सकते
जी। खुद भी बोलना चाहता था। एक्चुअली जी। जब इन्वेस्टमेंट होता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी जब हो चाहे वो नेचुरल हो, वो दोनों होता है। शेयर मार्केट जो है उसमें दोनों चलता है। स्पेकुलेशंस के भी शेयर मार्केट का कोई वैल्यू नहीं है। और जैसा कि उन्होंने बताया है, हम ओवरऑल एग्री करते हैं मिला जुला के कि जो प्रॉफिट बुकिंग है वो टाइम टू टाइम होता रहता है, उसमें ज़्यादा वरी करने की चीज़ नहीं है। और बाहर क्या इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया से सेफ चाइना नहीं है, इंडिया इज मोर सेफ, फिर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जो और फिस्कल डिफिसिट है, फिस्कल डिफिसिट को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और क्या कदम उठाने चाहिए? उसके लिए कोशिश हो रही है कि उसको धीरे धीरे कम किया जाए, लेकिन परिस्थिति ऐसी होती है कि वो नहीं कर पाती है। तो फिजिकल डिफिसिट जो है वो पार्ट है और वो चलता है डेमोक्रेसी में। उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन होता है और चीजें होती है। लेकिन फिजिकल डिफिसिट भी धीरे धीरे फिजिकल डिफिसिट कम करती जा रही है। तो जो पिछले 10 साल पहले था उससे कम है, उसके बाद और भी कम हुआ है। तो ज्यादा वरी का चीज नहीं है, ये प्रॉफिट मेकिंग है। चलो ठीक है, फिस्कल डिफिसिट अगर कम हो रहा है मार्केट में, आपका कहना है कि अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी आने वाले समय में। आपका कहने का जो मतलब है, तात्पर्य है, वो यही है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तो इस मामले पे मैं शंभू भद्र जी से राय लेता हूँ। शंभू भद्र जी, आपको क्या लगता है ये जो बजट है ये मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटी को बढ़ाएगा क्या? देखिए, बजट को अगर ऊपर से देखेंगे तो ये लगेगा कि हेडलाइन बजट है कि 12 लाख करोड़ तक का इनकम टैक्स फ्री किया गया है। और मध्यम वर्ग जो बहुत सालों से, जब से मोदी सरकार आई है तब से 3 लाख रुपए के नेट में, 2.5 से 3 लाख रुपए के नेट में मध्यम वर्ग थे पिछले 10 साल से। और माना जा रहा था पिछले 2-3 वित्त वर्ष से माना जा रहा था कि जो कंज्यूमर, जो घरेलू खपत है वो कम हो रही है, लोगों के पास पैसे नहीं बच रहे हैं, खाना पीना की इतनी महंगाई है, खाद्य महंगाई 12% से ऊपर है। जो इन्फ्लेशन होता है उसमें जो खाद्य महंगाई का रोल है वो लगभग 10 से 12% रेगुलर रहा है हमेशा। ओवरऑल आंकड़ा बेशक 4% या 4% से नीचे रहा हो या कभी 2% दिखाया गया हो सीबीआई में या रिटेल इंडेक्स में, लेकिन जो उसमें खाद की भूमिका है वो कम से कम 10 से 12% रही है। यानी खाने पीने की महंगाई रही है, जिसकी वजह से जो सैलरी क्लास लोग हैं, मध्य वर्ग हैं, उनकी जो आमदनी है वो बचत नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से कंज्यूमर सेक्टर जो आपका है, एफएमसीजी सेक्टर है, कंज्यूमर सेक्टर है, जो वहाँ पे ग्रोथ नहीं दिख रहा था। तो इन सब चीज़ों को इस बार जो आर्थिक समीक्षा आई, आर्थिक समीक्षा में 2-3 बातें कही गई कि एक तो जो इस वित्त वर्ष, जो करंट वित्त वर्ष चल रहा है, उसके लिए 6.4% जीडीपी का अनुमान कहा गया। उससे पहले भी ये आई थी। उसके बाद जो अभी जिस वित्त वर्ष के लिए बजट लाया गया है 25-26 के लिए, उसके लिए भी अनुमान ये है कि 6.3% से 6.8% के बीच रहेगा। तो आर्थिक समीक्षा में उसके अगली लाइन ये इंपॉर्टेंट बात कही गई कि अगर आपको विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है या ग्रोथ आपको ज्यादा चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो आपको 8% से ऊपर ग्रोथ करना होगा। ये एक सुझाव दिया गया था। तो सरकार ने ध्यान दिया कि ग्रोथ कैसे आएगी। तो 2 तरीका है, या तो सरकार अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए और या फिर पब्लिक जो है वो अपना खर्च बढ़ाए। तो कर छूट के नेट को 12 लाख रुपया कर करके एक मध्यम वर्ग को दी कि भाई वो वहां पे वो खर्च करेंगे तो कंज्यूमर सेक्टर हमारा बूस्ट करेगा। दूसरा कि सरकार ने इस बजट में पूंजीगत व्यय को 11.21 लाख करोड़ अनाउंस किया है, यानी कि सरकार अपना खर्च और सब्सिडी को कम नहीं किया है। जबकि सरकार पे बहुत पहले से, यानी कि मनमोहन की सरकार के समय से ही सरकार पर साल दर साल दबाव है कि सब्सिडी को कम किया जाए, तर्कसंगत बनाया जाए। ये आप भी इस बात को जानते होंगे। तो कोविड से पहले जो था उसको 2 लाख करोड़ के नीचे पे ले आया गया था, लेकिन कोविड के समय में क्या हुआ कि बढ़ के 7 लाख करोड़ चला गया सब्सिडी।
जिसमें कि हाँ फूड्स, हाँ फूड, फर्टिलाइजर और एलपीजी गैस वगैरह की सारी सब्सिडी। लेकिन वो अभी भी 10 साल में 19 से लेके और 24, 5 साल में घट के 3.5 से 4 लाख करोड़ के बीच में है। यानी कि बहुत सब्सिडी है। आप जो हम्म, इनकम कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा है कि आप सब्सिडी के रूप में दे रहे हैं, जिसकी जरूरत अभी नहीं है। लेकिन इस बजट में हम्म। वो ध्यान रखा गया कि सब्सिडी को कंटिन्यू किया गया है, और इसके साथ साथ मध्य वर्ग को, जो घरेलू उपभोग है, उसको बढ़ाया जाएगा। इसका उपाय किया गया है कि टैक्स को छूट दे करके। और जो हाँ पूंजीगत हाँ व्यय है जो सरकार खर्च करेगी, उस एक्सपेंडिचर को भी पिछले 2 बजट के लगभग बराबर रखा गया है। तो 10 लाख करोड़ पहले भी था, उससे भी पहले 10 लाख करोड़, इस बार भी रखा गया है 11.21 लाख करोड़। यानी कि सरकार राइट। खर्च करेगी, सब्सिडी भी जारी रहेगी, सरकार खर्च भी करेगी, और इनकम टैक्स में राहत भी दी गई। तो ये तीनों ऐसे उपाय किए गए हैं ताकि इकोनॉमी और को थोड़ा बूस्टअप मिले। हर साल की तरह घाटे का बजट भी सरकार पेश करेगी, सब्सिडी भी देगी, ये पैसे कहाँ घाटे से जनरेट करेगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है ना। ये जो हाँ, ये जो घाटा है, घाटे के बजट को अच्छा माना जाता है। यानी कि अच्छा इसलिए माना जाता है कि अगर आप घाटे की बजट शो करेंगे तो आपके पास जितना घाटा रहेगा उतना इंतजाम करेंगे। अगर आप प्रॉफिट की बजट शो करेंगे तो कोई भी परिवार या इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगा। मान लीजिए मैं परिवार चलाता हूँ, मैं तो अगर घाटे में ना आई गॉट आऊं इट। नहीं, ठीक थोड़ा, है ठीक है, तो वो हम मैं समझ गया। हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा। यस एक्स्ट्रा यस, आई एक्स्ट्रा गॉट योर एफर्ट पॉइंट। नहीं करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा अच्छा। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे अगर घाटे का नहीं हाँ नहीं, रहेगा सही तो। है, वो मैं समझ गया बात मूलभूत, जो अब घाटे जो का आपके बजट एक पेश करने इम्पोर्टेंट का कंसर्न, जो। एक बड़ा यस। एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंसर्न था कि आप वित्तीय घाटा को लेके आप जानना चाहते थे कि वित्तीय घाटा बढ़ रहा है, राजस्व घाटा भी बढ़ा हुआ है, वित्तीय घाटा भी बढ़ा हुआ जी है। तो इस बजट जी। में एक सबसे बड़ी कमी ये है कि आपका जो सरकार पे जितना डेट है, जितना कर्ज है, उस कर्ज हाँ का हाँ। लगभग बहुत बड़ा अमाउंट आप 40% ब्याज में दे रहे हैं। राइट। तो उसमें उसमें क्या हो रहा है कि आपका जो इनकम है, जो जेन्यून इनकम है जिससे आप डेवलपमेंट कर सकते थे, वो पैसा आप कर्ज के ब्याज में चुका रहे हैं। उसको दूर हम्म। करने के लिए डिस इन्वेस्टमेंट को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको। अपने जो पब्लिक सेक्टर है जहां पर कि आपका बेच सकते हैं, आप पैसा जनरेट कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट को राइट। करना पड़ेगा। और इस बजट में कोई रोड मैप नहीं है। तो यानी कि आप इनकम के लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं हाँ 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 हाँ। ताकि नहीं घाटे को ठीक है, कम कर सके, कर्ज के लोड को कम कर नहीं सके। ठीक है ये सब शंभू जी, चीज करने के लिए इस बजट में उपाय सही है होने चाहिए सही है, थे। ठीक है। और ये बजट, जैसा कि हमने कहा था शुरुआत में, कि ये बजट जब पेश किया गया है तो दो राज्य में, एक तो बड़ा राज्य बिहार, बिहार में चुनाव होने जा रहा है इसी साल, और दिल्ली में, राजधानी में, देश की राजधानी में चुनाव होने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। सभी पार्टियों ने, खास करके बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने दमखम लगा रखा है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस लड़ाई में है, लड़ रही है, लेकिन पिछड़ थर्ड पोजीशन पे ही है कांग्रेस रहेगी, जैसे आकलन भी आ रहा है, जो विशेषज्ञ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर उनका भी कहना है। लेकिन चुनाव के समय में ये बजट पेश किया गया, तो ऐसे में रचना प्रसाद, प्रोफेसर रचना प्रसाद ड्यू की पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं, इनसे एक सवाल है कि आपको क्या लगता है ये जो बजट पेश किया गया है, इससे दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार को चुनाव में नुकसान हो सकता है क्या? बिल्कुल चुनाव से ऐन पहले ये बजट आया है, तो और आम आदमी पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने के कवायद में है, जद्दोजहद में है, तो क्या आम आदमी पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है इस बजट को देखते हुए? क्योंकि जिस तरह से मध्यम क्लास, मिडिल क्लास, जो करीब 4 करोड़ की आबादी है भारत में, कहा जाता है, जिसको ये 12 लाख से फायदा होगा, 1 लाख से ऊपर सैलरी वाली 4 करोड़ की आबादी भारत में है, इसकी कमाई 1 लाख से ऊपर है। इस पे प्रोफेसर आप अपना पक्ष रखिए, क्या कहना है इस पे? नमस्कार। मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि ये जो बजट है, क्योंकि ये बहुत अभी समय नहीं हुआ इसको आए हुए, तो ये तो प्रो पीपल बजट है। और जो मिडिल क्लास है उनके लिए इतना बड़ा जो लेवरेज है वो मतलब वो कर दिया गया, और 12 लाख तक टैक्स को जो फ्री कर दिया गया, तो ये उनके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है कि वो इतने टैक्स भर रहे थे। अब जो ज़्यादा
इनकम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, उनके ऊपर बर्डन आएगा। तो इससे कोई पॉलिटिकल मुद्दा तो ये है नहीं कि इससे किसी को नुकसान होगा। अन्यथा तो मैं बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये प्रो पीपल बजट है। नहीं, सरकार और कोई भी पार्टी है लोक लुभावने वादे लेकर जाती है ना। किसी पार्टी की हाँ, पॉलिसी उसकी हार जीत में असरअंदाज तो होती है। किसी पार्टी की हाँ अगर वो सरकार में है मैं तो इसको ये उसकी पॉलिसी हम्म उसे जीतने में या हारने में उसका कारक बनता है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि बीजेपी सरकार ने बजट पेश किया है, इसका दिल्ली के विधानसभा चुनाव पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जैसे क्यों। एलपीजी है, एलपीजी कॉमर्शियल, एलपीजी गैस सिलेंडर पे कॉमर्शियल पे प्राइस घटाया है, लेकिन जो डोमेस्टिक है, जो गृहिणी है, जो घरेलू औरतें हैं, रसोई का काम जो देखती हैं, उनको तो गैस सिलेंडर में उनको उनके लिए तो कमी नहीं हुआ। तो उनको ये शिकायत है कि नहीं? मैं ये जो आपका पहला वाला वो था कि ये जो बजट आया है, तो बजट तो क्योंकि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है, तो बजट तो उन्हीं के द्वारा आएगा। और अगर वो आया वेरी गुड। है तो वो अपने समय पे ही आया है, जो फेब में आता है तो समय पे आया है। जी हाँ, जी हाँ। और हाँ, तो ये अगर हम उसको, क्योंकि चुनाव से नोइंगली अननोइंगली कई बार रिलेट हो जाता है, तो यस। लेकिन उसमें उनका, क्योंकि यहाँ पे जो दिल्ली में चुनाव का जो, मैं भी ये लोकमत परिष्कार कर ही रही हूँ, स्टूडेंट्स के साथ सर्वे कर रही हूँ, हम्म, तो हम्म, उसमें बजट वाला तो अभी का एपिसोड आया है, उसके पहले से ही डेवलपमेंटल इश्यूज पे काफी बच्चे बोल रहे हैं। जो बिजली, पानी, सड़क है, सीवेज है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, स्लम्स का मुद्दा है, जो पिछले पूरे 10 साल में बहुत मतलब जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई और लोग काफी एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उस तरह की हम्म। चीजें। और अब बजट जो आया है वो तो बेसिकली टैक्स स्लैब्स और रिलेटेड और भी सारी मतलब जो सही है। इश्यूज है उसको लेके आ रहा है। चाहे बिहार में बहुत सारे वो मतलब अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। तो वो कुछ लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि अपीज करने के लिए है ऐसा, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रो पीपल बजट तो होना ही चाहिए। और अगर जनता इससे खुश है तो इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को उस तरह से उसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई आपत्ति होगी इससे इस नहीं तो रिलेटेड। आपने हम सब आपने मिलकर कहा करेंगे। कि आप सर्वे सर्वे कर रही हैं हाँ, फील्ड में। सर्वे हम लोग, तो क्या लग रहा सर्वे है स्टूडेंट्स अब कर रहे हैं कल इलेक्शन कल तक का रिलेटेड, और कैंपेनिंग हम लास्ट लोगों है। से भी बात कर रहे हैं। जी। तो क्या लग रहा है लोगों किस पार्टी की पोजीशन आपको अलग अलग क्लास में, जैसे मिडिल क्लास है, अर्बन जो पढ़ा लिखा क्लास है उसमें, और जो लोअर इकोनॉमिकल सेक्शन पीपुल है, उनके बीच में क्या लग रहा है वोट को लेकर के? क्या उनकी मंशा आपको समझ में आ रही है? देखिए, क्योंकि कोई भी जब हम किसी से बात करते हैं तो वो हम उनसे ये नहीं पूछते हैं कि आप पॉलिटिकली किसको वो करना चाहते हैं। हम जब भी बात करते हैं तो हमारा जो मतलब तरीका होता है बात करने का, वो जो है रिस्पोंडेंट्स को बहुत कंफर्ट जोन में लाना होता है और उनसे इंटरेक्ट करना होता है। तो इंटरेक्शंस हमारे जो है स्टूडेंट एरिया पे भी गए हैं, और जो स्लम्स में रह रहे हैं, और भी जो रिमोट एरियाज में भी रह रहे हैं लोग, या जो फैकल्टीज हैं हम्म, उनसे भी। तो लोगों का मोस्टली जो ये व्यू आ रहा है कि जो बहुत सारी चीजें 10 इयर्स में एक्सपेक्टेड थी, दिल्ली जैसे जो कैपिटल सिटी है, वो लोग, जैसे एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है कि लोग आज भी बाहर जा रहे हैं, यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत साधन नहीं है। अगर हम देखें तो बस कुछ सरकारी जॉब जैसे टीचिंग वगैरह प्रोफेशन में ही कुछ मिल पाता है, बाकी सबके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अगर हम देखें, जो स्किल हम बात करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है मिस हो रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं सोच तो रहे हैं कि किस तरह से हम कुछ सब्सटैंटिव चेंज देखें, क्योंकि सब्सटैंटिव चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, और पिछले 10 सालों हम्म। में उस तरह की सब्सटैंटिव चेंज नहीं दिख पाई है। तो ये तो एक बच्चों के अंदर भी इस तरह की बातें मैंने देखी है, जो बहुत ही क्लियर तरीके से वो बोलना नहीं चाहते। पर वो है कि वो कुछ इम्पोर्टेंट डायनामिक्स है जिस पे ये बात करना चाहते हो। और पोल्यूशन का मुद्दा बहुत ज्यादा रहा कि पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन भी है, वाटर पोल्यूशन भी है, कि पानी जो लोगों को मिल रही है वो बहुत, एक तो बहुत कंटिन्यूटी में नहीं मिल रही, प्लस वो गंदी है और इतनी ज्यादा है कि, और लोग बाहर बाहर से ले रहे हैं, चाहे वो लोअर क्लास हो चाहे हाँ हाँ। अपर मिडिल क्लास हो, सब बाहर से लेके खरीद रहे हैं। हाँ, तो पानी की आखिर किल्लत तो है कब तक कंटिन्यू जो अभी भी चलेगा बनी ये? हुई है।
अभी जी भी हाँ, जी बनी हाँ। हुई है। तो इस पे लोग यस। बातें करना चाहते हैं। और रिसेंटली अभी बुराड़ी में हमने देखा कि जो घर है वो घर टूट के गिर रहे हैं। मतलब कोई इस तरह का, कोई जो हाँ गरीब हाँ। है वो सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है। जो आम आदमी पार्टी है वो चले। भी कई बार, तो हाँ, नहीं वो ठीक है। एक्सपेक्टेशंस तो लोगों की रही है। हालांकि बहुत सारे हाँ ऐसे हाँ। काम भी हुए हैं जो काफी पॉजिटिव डायमेंशंस में हैं। तो इस तरह का एक मिक्स एंड मैच जो है लोगों का रिएक्शन रहा है। इससे हम कोई बहुत ज्यादा वो तो कर नहीं सकते। जब तक कि 8 तारीख को जो भी है चुनाव में लोग वोट करेंगे, उसके बाद ही रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। तो ये है। ठीक। चलिए, नीतीश कुमार जी, फिर हम लौट के आते हैं, चर्चा करते हैं बजट पे ही। अब बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्च जो है वो कितना इत्मीनान बख्श है, कितना संतोषजनक है? और क्या लगता है इसको बढ़ाने की जरूरत है? जिस तरह से इलिटरेसी अभी भी है, स्कूल, बहुत सारे स्कूल हैं लोअर क्लास के भी, और प्लस सरकारी स्कूल की बड़ी किल्लत है। ज्यादातर पढ़ाई महंगा हो गया है, गरीब के पढ़ने के, गरीब बच्चों के पहुंच से पढ़ाई बाहर होती जा रही है। इसको एड्रेस करने की जरूरत थी कि नहीं? इस बजट में सरकारी स्कूल खोलने की क्या घोषणाएं किया नीतीश जी? जी। सर, इसमें अगर हम स्कूल और हेल्थ केयर स्ट्रक्चर देखें तो कभी भी डेवलपिंग नेशन में हमेशा वो शॉर्टेज ही रहता है। बिकॉज आप डेवलपिंग नेशन हो, आपके पास फंड्स की स्केर्सिटी है, तो आपको डिफेंस भी मैनेज करना है, सब चीजें मैनेज करनी है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट ने बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं। बीट आप अगर देखेंगे मेडिकल सीट्स बढ़ानी और बाकी एजुकेशन पॉलिसीज में चेंजेस, तो सिग्निफिकेंट स्टेप्स हैं, बट इट विल डेफिनेटली टेक टाइम। बिकॉज गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज भी लिमिट है, इंक्लूडिंग आप डिफेंस में भी इनको मेजर एलोकेशंस करनी है बिकॉज ऑफ थ्रेट ऑफ मल्टीपल साइट्स अगर आप देखें तो मेजर परचेजिंग है, उसमें भी शॉर्टेज है। तो फंड्स की तो गवर्नमेंट के पास स्केर्सिटी नहीं है नहीं, प्लस। डिफेंस डिफेंस में तो देखिए, डिफेंस में एयरफोर्स में है, कमी है। रिटायर्ड एयर चीफ भी उस बात का इजहार कर चुके हैं, आर्मी को जरूरत है। लेकिन जो देश का भविष्य है वो है बच्चे। बिल्कुल। तो बच्चों के लिए सरकारी स्कूल, जिस तरह से दिल्ली सरकार, आप देखिए ना, दिल्ली सरकार ने जिस तरह से स्कूल, जो दिल्ली के एनसीडी के स्कूल थी, उसको आधुनिक किया। बहुत सारे सरकारी जो खबरें आई वो ये थी खबरें कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल से पेरेंट्स ने अपने बच्चों को निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डाला है एनसीडी के, और वहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है। अभी भी दिल्ली सरकार ने जो 4 स्कूल खोला उसमें ये पहल केंद्र सरकार ने बजट में क्यों नहीं रखा? सर, केंद्र दिल्ली, सरकार स्कूल में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रही है? प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं खोल रही है? ये सर, तो जिम्मेदारी है कि नहीं सरकार की? सर ऑब्वियसली देखिए, एजुकेशन ऐसा स्ट्रक्चर है कि आपको जिस लेवल में आपकी पॉपुलेशन है इस देश की, तो उस रेशियो में आप कितना भी बढ़ा लें तो उसका टाइम नहीं, लगेगा हर चीज पे उस रीच एक में चीज, पहुंचने में। हर आप बात पे, हर बात आप पे गांधी परिवार को या नेहरू को दोष दिया देती है एक एक खास दल और उनके नेतागण, ठीक है ना? लेकिन आप ये देखें कि स्कूल भी, जो अगर मिडिल स्कूल है, मॉन्टेसरी स्कूल, इसका जाल जो बिछा है वो तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। 10 साल में ये सरकार है, मौजूदा सरकार, इसने कितने प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल खोले हैं? मॉन्टेसरी स्कूल खोला है, मिडिल स्कूल कितना खोला है? ये शिक्षा के लिए निचले स्तर पर क्या कर रही है सरकार? इनका इसका क्या जवाब है? मेन पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर था। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो दिल्ली गवर्नमेंट ने, जैसे आपने रेफरेंस दिया दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल गवर्नमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन मेजर नहीं कर दिया दिल्ली में। क्योंकि शीला दीक्षित के टाइम भी जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स की कंडीशंस थी वो बेटर ही थी अगर उसको इम्प्रूव कंपैरिजन किया करें आप उसने, बाकी जगह से उसको तो। इम्प्रूव किया। हाँ, हाँ, हाँ हाँ, नहीं वो ठीक, बोल उसको सकते हैं, बट इम्प्रूव किया नंबर्स केजरीवाल नहीं बढ़ाए सरकार ने। हैं। विनोद सिंह जी, नहीं हाँ नहीं जी। ठीक है, विनोद सिंह जी, जी आप जी। कुछ कहना चाह रहे थे इसी मुद्दे पे? जी। मैं कहना चाहता हूँ कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन है और डेवलपिंग नेशन है, उसमें एजुकेशन पर जो खर्चा है वो प्रोग्रेसिव कंट्री को एक आइडियल माना गया है कि 10% करना चाहिए। हमारे हम्म, देश में 1% था, फिर नरसिम्हा राव के टाइम में 2% हुआ, फिर 2.5-3% तक अभी है। तो बहुत ही पुअर है। शिक्षा जो है, है ना हुआ? जनता को ये जनता को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और मौलिक शिक्षा अधिकार में है। जो खर्चा मौलिक है, मौलिक न भी रहे, अधिकार है तो वो पूरा होना चाहिए। और शिक्षा में कमी जो है वो नेशन के बैकबोन को कमजोर करता है। तो यस। कोई भी समझदार सरकार जो है, शिक्षा में बजट को बढ़ाना चाहिए। भले ही डिफेंस में टेम्पोररी कंप्रोमाइज करना पड़े, या जो फ्रीबीज दे रहे हैं, बूढ़े लोगों को फ्री में राशन दीजिए,
लेकिन जो कमाने वाले एज के हैं उनको भी फ्री में देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, ये कौन सी प्रगति है? उससे बढ़िया है कि गरीबी। बच्चों को एजुकेशन दे फ्री में, और एजुकेशन के लिए टीचर अच्छे हों। ये खाना देना, साइकिल देना, यस जूते देना, झोला देना, ये बच्चे उसी यस के लिए नाम लिखाते हैं और सरकारी स्कूल में, और पढ़ाई नहीं और होती है। क्या, और फिर और ये भी देखा जाता है कि मिड डे भोजन जो स्कूल में सर्व किया जा रहा है, इसमें तो टीचर के आधा समय तो टीचर का खाना बनाने में और खिलाने में निकल जाता है। लड़ाई होती है ग्रुप में कमीशन लेने में, उसका चावल जो है बढ़ता है। हम तो जी हमारे जी गांव जी। में सेक्रेटरी ने रिजाइन कर दिया, कहा कि ये घूस के लिए लड़ाई लड़ता है, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो जो बहुत बुरी हालत है। कोई नहीं सही। चाहता, बच्चे को पढ़ाई चाहता है, उसको खाना तो घर की माँ दे सकती है, भेज सकती है। यस। अब वो कंसेप्ट जो था कि बकरी चराते थे बच्चे, अब वो खाने के लालच में स्कूल जाएंगे, तो ये कंसेप्ट जो है वो पुराना हो चुका है। शिक्षक को अच्छा बनाइए, अच्छे शिक्षक की बहाली कीजिए, और शिक्षा सही। में जो पढ़ाई है उसकी क्वालिटी बढ़ाइए, और 7-8% तक तो लाइए। शिक्षा में 8% और स्वास्थ्य में 5% तक। दो चीज इतना ऐसी तो है होना जो चाहिए। स्टेट को देखना है, और स्टेट अगर अच्छा केयर करती है तो ये फ्री में खाने की जरूरत नहीं है। विडोज को दीजिए, 60 साल से ऊपर को दीजिए, या जो बहुत ही हैंडीकैप्ड है या और तरह का पोजीशन है। कमाने वाले को फ्री में मत दीजिए। प्लीज डोंट डू दिस इनजस्टिस विद द पीपुल। एक बार आदत लग गई ना बिना कमाए खाने की, तो ये नेशन सही के लिए घातक है। सही जी। सही। शंभू शंभू भद्र जी से सवाल लेते हैं। शंभू भद्र जी, जो खर्चा है सरकार का और आय का जो स्रोत है, एक्सपेंडिचर और रिसोर्सेज, इन दोनों में क्या व्यावहारिकता लगता है? क्या लगता है, बजट जो है ये व्यवहारिक है? देखिए, सरकार जब भी कोई बजट बनाती है तो सोच के ही बनाती है कि हम कहाँ से क्या इनकम हमारा आएगा, टैक्स इनकम क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, लाभांश क्या मिलेगा। ये सारे चीज जोड़ के और फिर हमारे को आमदनी कहाँ से हो रही है, ये सब जोड़ के और फिर कितना हम खर्च करेंगे वो। तो इस बार अगर आप देखेंगे तो सरकार ने जो है सो पिछले बजट से देखेंगे तो सीधा 50 लाख करोड़ के ऊपर में खर्च का तो रोल आउट कर दिया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो आंकड़ा है, बजट के साथ दिक्कत क्या हुई है मोदी सरकार की, कि मोदी सरकार एक साल के लिए बजट ही जारी नहीं करती है। जब भी आप देखिए कि 14 से ही बजट पे अगर आप गौर करिएगा तो हर बजट में हम जी 3 साल के लिए प्लान ला रहे हैं जी, 5 साल के लिए ला रहे हैं जी, 10 साल के लिए ला रहे हैं जी। अब आप टारगेट दे दिया यस यस। 47 के लिए, विकसित भारत के लिए। आप एक फाइनेंशियल ईयर में सही। कितना खर्च करने वाले जी। हैं वो बताते नहीं हैं। इसी बजट में यस। आपने 5 साल का प्लान दिया, 3 साल का प्लान दिया, 4 साल का प्लान दिया, उसके लिए आपने अलॉटमेंट दिया कि ये खर्चा खर्चा हम करेंगे उस 5 साल में। मान लीजिए कि 5 लाख करोड़ हम सरकार, इससे क्या पता चलता है? ये आपने बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही शंभू जी। तो इंटरेस्टिंग इससे बात ये है इससे कि आपको क्या पचास लग लाख रहा है? करोड़ तो आपने सरकार सरकार ऐसे क्यों कर रही है? मंशा क्या है सरकार की? सरकार की मंशा ये है कि सरकार को जो जनता को जवाब देना है वो जवाब नहीं देना चाहती है। अगर आप एक वित्त वर्ष के बजट लेके आएंगे तो वो खर्चा आपको एक वित्त वर्ष में दिखाना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार जो अभी करंट ईयर चल रहा है इसमें यस 10 यस। लाख करोड़ से ऊपर का आपने बुनियादी ढांचे पे खर्च का ऐलान किया। लेकिन अगर हाँ उसको उसमें संशोधित आंकड़ा इसी बजट में आपने पेश कर दिया है कि भाई हम नहीं खर्च कर पाए। तो कहने का सेंस ये है कि जो सरकार का जो खर्च करने का तरीका है जो फाइनेंशियल ईयर में, कि अगर आप एक साल का टारगेट लेके चलेंगे तो आप खर्च करेंगे। तो ये जो 50 लाख करोड़ आप दिखा रहे हैं कि हमारा इतना का बजट है, जेन्युइन बजट वो 35 लाख करोड़ के आसपास का है। एक दूसरा कि हाँ हाँ। आमदनी और आय में ये घाटे की बजट हमेशा रहेगी। सरकार की कोशिश इसी बजट में कहा गया है कि हम करीब 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास हम बाजार से कर्ज उठा लेंगे। तो हाँ वही हाँ। चीज है कि जब कर्ज उठाएंगे तो उसका ब्याज देना पड़ेगा, और ब्याज देंगे और उसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट या और तरह की कोई पॉलिसी लेके आई नहीं है कि आप कहाँ से पैसा लाएंगे और कैसे देंगे। तो हाँ हाँ। जो बजट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ये नो डाउट बजट 3 एस्पेक्ट से होते हैं कि एक साल में आप क्या करेंगे, अगले 2-3 साल के दीर्घकालीन अवधि की पॉलिसी भी लेके बजट में आया जाता है।
लेकिन वो हर बजट में राइट। यही खेल नहीं होता है कि आप बजट पेश करेंगे और 5 साल का लॉलीपॉप दिखाएंगे और ग्राउंड पे आप कुछ करेंगे नहीं। इसके जैसे आप इसके पहले शंभू जी, इसके पहले जो बजट पेश हुआ था, आपने अच्छा बात याद दिलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वो मीडिया ने जब घेरा, सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो बजट है ये आगे के लिए 2047 तक की तैयारी का है। उधर देखिए 2047 ऐसा। तो वही करें ना कि सरकार बार बार लॉलीपॉप दिखाती है कि हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, विकसित बनाएंगे जी। टारगेट करना अच्छी बात है कि आपने लक्ष्य रखा कि हम 25 साल में भारत को विकसित बनाएंगे, इकोनॉमी को आगे ले जाएंगे, जीडीपी। लेकिन हो क्या रहा है प्रैक्टिकल देखिए तो करेंट ईयर का जो थर्ड क्वार्टर का जो जीडीपी है वो 5% पे आ गया। और बड़ी बात यह है कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी और जब मनमोहन जी गए थे उस समय में जीडीपी ग्रोथ कितना था? 5%। और आपने सत्ता संभाली, सत्ता संभालने के पहले ही क्वार्टर में आपने दिखा दिया 7%। कैसे हो गया भाई 3 महीना में, 6 महीना में 5 से 7%? वो इसलिए हो गया था कि आपने आधार बदल दिया। जो 3 और 4 का आधार था वो जीडीपी के आधार वर्ष बदल के आपने ग्रोथ बढ़ा दिया। तो जो जेन्यून अभी भी जो आप जेन्यून ग्रोथ जो भी आंकड़ा आप देख रहे हैं, चाहे वो 7% का, 8% का, 6% का, मोदी सरकार के सारे आंकड़े 2% में उसमें माइनस कीजिए जेन्यून में। कि मान लीजिए आपको 6% कहा गया तो उसका जेन्यून ग्रोथ आज 4% है। अगर 8% कहा गया तो जेन्यून 6% है। यानी कि जो ग्रोथ का जो ये आंकड़ा का खेल है, और एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर नहीं रहे हैं, जो कि आपकी इकोनॉमी कॉर्पोरेट इकोनॉमी है, बुलबुला इकोनॉमी है। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है ना, उल्टा बड़ी। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, संस्थाएं बंद हो रही हैं। मोदी जी पिछले 10 साल से लोकल, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, लेकिन जो व्यापार घाटा का आंकड़ा आया उसमें आपका व्यापार घाटा $125 अरब से ज्यादा है। यानी कि आप $100 अरब से ज्यादा अकेले चाइना से आपका व्यापार घाटा हो गया। जिस चीन के लिए आपने कहा कि हम उसका बहिष्कार करेंगे, तो आपने उनसे इतना सामान मंगाया है कि आपका व्यापार घाटा $100 अरब है चीन के साथ, ओनली कंट्री चीन। तो यानी कि अब वो कहाँ गया? मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, ये सारे चीजें जो एजेंडा आप बोलते रहते हैं भाषणों में, बातों में, नीति में, हर नेता मंत्री बोलता है, तो ग्राउंड पे कहाँ, क्यों आपका व्यापार घाटा कम नहीं हो रहा है? आपका क्यों व्यापार घाटा बढ़ते जा रहा है? चीन के साथ बहिष्कार के बाद भी आपका व्यापार घाटा बढ़ रहा है। इसका कारण है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा वीक है। दूसरा कि कच्चा माल आप नहीं बना पा रहे हैं। जो कच्चा माल के लिए आप चाइना से, इसलिए आपको मजबूरी है कि विरोध करने के बाद भी कच्चा माल, जैसे हमारी फार्मा इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, तो फार्मा इंडस्ट्री को कच्चा माल चाहिए चीन से आपको। इसीलिए आपका जो आयात है आपका बढ़ता है, मजबूरी में आपको आयात करना ही पड़ता है। तो होता ये है कि पॉलिसी आप कॉन्क्रीट नहीं बनाते हैं, रोल आउट अच्छे से नहीं करते हैं, प्लान आप क्या करेंगे वो शो नहीं करते हैं। इसीलिए अफसरों को भी मौका मिलता है, आपके काम करने वाले को भी मौका मिलता है कि हमको तो रिजल्ट देना ही नहीं है 6 महीने का, साल भर का। आप कर रहे हैं भैया, हम 14 घंटा काम कर रहे हैं, 18 घंटा काम कर रहे हैं, 20 घंटा काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? ग्रोथ तो दिखे देश में, कुछ चीजें सड़क के सिवा तो देश में कुछ दिख नहीं रहा है ना। और सड़क में भी और सड़क भी, हाईवे भी आप ऐसे जमीन में बना रहे हैं जो उपजाऊ जमीन है। आप रास्ता शॉर्ट करने के चक्कर में उपजाऊ जमीन में बड़ी बड़ी हाईवे बना करके अपनी कृषि क्षेत्र को खराब कर रहे हैं। और पहले 14 के बजट से लेके 24 तक के बजट में, हर बजट में कृषि पर फोकस है हमारा जी, किसानों का पर हमारा फोकस है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हर बजट में देखिए। और उद्योग की अवहेलना की आपने। उसके चक्कर में क्या हो गया कि उद्योग डाउन हो गया है। इस बार भी आपने स्टील के लिए आपने क्या किया? आयात ड्यूटी कम कर दी है इस बजट में। तो जो हमारी स्टील इंडस्ट्री है कंट्री की, उसको तो नुकसान होगा। चाइना माल डंप करने को तैयार है आपके पास। तो ये सब छोटे छोटे जो बारीकियां हैं, जो कि बजट को अगर आप प्रॉपरली करेंगे, फाइनेंशियल ईयर के लिए करेंगे, हम मान लीजिए कि आपने इतने सारे घोषणाएं कर दी कि हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, ये करने वाले, लेकिन कैसे करेंगे? आपने ही पूछा पैसा कहाँ से आएगा? तो चीजें उस तरह से होनी चाहिए ना कि भैया ये हम इस तरह से करने वाले हैं और इसको हम ये करें। एजुकेशन की बात की आपने, प्राइमरी एजुकेशन का आपने बंटाधार कर रखा है। आज से नहीं, जब से आपको
यूएन से, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर के 2004-05 से याद कीजिए, जब मनमोहन सरकार, वाजपेयी जी की सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार आई तो सर्व शिक्षा अभियान चला गया, शिक्षा मित्र चला गया। तो उसका टारगेट यह था कि जनता को आप शिक्षित मत करो, जनता को सिर्फ साक्षर बनाओ, और उसके लिए शिक्षा मित्र लेके आओ जी, सैलरी हमको नहीं देना जी, प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा देना है। इसलिए इसी बार आप देखिए कि बिहार में मखाना को के लिए आपने बोर्ड बनाने का प्लान किया। मखाना क्यों? बोर्ड। और फसल नहीं, और फसल नहीं है क्या? मक्के के लिए कौन करेगा, दालों के लिए कौन करेगा? और मखाना का आपने इसलिए किया कि मखाना को इंटरनेशनल ब्रांड एक गुजरात की कंपनी कर रही है, इसीलिए आपने मखाना को किया। उसकी डिमांड थी। एक गुजराती कंपनी मखाना का इंटरनेशनल और नेशनल मार्केटिंग करती है, उत्पादन बिहार में होता है, इसीलिए मखाना बोर्ड, ताकि फंडिंग रिलीज हो सके उस बोर्ड के बहाने। तो यहाँ भी मतलब पॉलिसी बनाने में भी आप चीजों को देखते हैं कि कौन आपको इनहेंस कर रहा है, कौन आपको प्रेशर दे रहा है, उसके हिसाब से आप पॉलिसी तय करते हैं। तो कहने का सेंस की सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए कि इतना बड़ा देश है भारत, जिसमें कि आप 150 करोड़ का देश है, वहाँ कोई मजाक मत कीजिए। शंभू जी, आपने जो बात कही, बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात है, बड़े वर्ग के जहन में ये बात है, जो आप बात करें, सवाल तो उठते ही हैं।